गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ द ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 12th। ये आपकी एक लॉन्ग वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एनसीईआरटी के टॉपिक्स, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये एनसीईआरटी का ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं एनसीईआरटी की बुक ही आपको रीड आउट करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अंदर क्योंकि कोई डायग्राम नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो, एक्टिव है ना पैसिव इम्यूनिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी था, ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी था, इनेट इम्यूनिटी था, उसके भी दो टाइप थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं वन बाय वन कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो देखो यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। When a host is exposed to antigen, which may be in the form of a living or a dead microbes or a other protein, antibodies are produced in the host body। मतलब कहने का मतलब क्या है, होस्ट यानी कि होस्ट और एक गेस्ट होता है। होस्ट जिसके यहाँ मेहमान आ रहे हैं और गेस्ट जो बाहर से आ रहे हैं। ऐसे ही होस्ट और गेस्ट हम अपनी बॉडी के अंदर भी यूज़ करते हैं। होस्ट जिसकी बॉडी है होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म बाहर से उसको डिजीज़ कोज कर रहा है उसको बोल देंगे गेस्ट, तो नहीं बोलेंगे, एंटीजन है वो, तो उसे तो हमें भगाना है, ठीक है। अब देखो, एंटीजन और एंटीबॉडी नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये एक तरह के प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब होस्ट के ऊपर एंटीजन आता है जो डिजीज कॉजिंग वाला ऑर्गेनिज्म होता है, या तो वो लिविंग हो सकता है, या तो वो डेड माइक्रोब्स हो सकता है, या तो वो प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाती हैं। उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों उसके अगेंस्ट हो रही है? क्योंकि वो डिजीज कॉज करता है और उससे हमें बचना है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज एन स्लो प्रोसेस एंड इट टेक टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। हाँ, ये एक स्लो प्रोसेस होता है जिसको टाइम लगता है अपना फुल इफेक्ट दिखाने के लिए। एंड देन इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटरी ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ए नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव गेनिंग। वही वाली बात है कि माइक्रोब से हमें कैसे बचना है, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन ये हमारा प्रोसेस रहता है। अब इन्होंने क्या कहा है, व्हेन अ रेडीमेड यानी कि जो प्री फॉर्म्ड बनी हुई है, पहले से ही बनी हुई है, एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द पेशेंट बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्यों टाइम लगता है? क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम पहले एक ऑर्गेनिज्म एंटीजन देते हैं, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर टाइम लेता है एंटीबॉडी बनने में जो उसको फाइट करेगी, ठीक है। इस वजह से ये स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसके अंदर फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म बाहर से आए हमें डिजीज़ कोज करने के लिए, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनकी बॉडी के अंदर हम इंड्यूस करते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, एक तरीके से एंटीबॉडीज़ प्री फॉर्म्ड वाली, उसका हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली गिवन करते हैं उस पेशेंट की बॉडी के अंदर जिसके अंदर फॉरेन एजेंट्स आ चुके हैं डिजीज़ कोज करने के लिए। Do you know why the mother's milk is considered very initial for a newborn infant? इन्होंने कहा है कि न्यू बच्चे के लिए, जो न्यूली बॉर्न बेबी है, उसके लिए क्या चीज़ इसेंशियल है? मदर का मिल्क क्यों इसेंशियल होता है? उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है? तो डॉक्टर नॉर्मली बोलते हैं कि मदर का दूध पीने से क्या होता है कि जो डिजीज़ आते हैं बच्चे के अंदर वो उसको फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ और इम्यून सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। द yellow fluid colostrum secreted by the mother during the initial days of the lactation has abundant antibodies. IgA to protect the initial days of the lactation has abundant antibodies. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during the pregnancy. There are some examples of the passive immunity. इन्होंने क्या कहा है, ये प्रीफॉर्म्ड है ना, कोलेस्ट्रम जो होता है, जो इनिशियल फ्यू डेज में जो ब्रेस्ट फीड करते हैं जो बेबी, उसमें क्या होता है, जो पहला इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग के दिनों में, प्रेगनेंसी के बाद जो दूध निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसके अंदर वो बहुत डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को वही दूध पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अबेंडेंट ऑफ द एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है IgA के फॉर्म में। वो प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को फ्रॉम द अदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म के हमले से, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पैसिव इम्यूनिटी के, जैसे कि स्नेक वैनम। स्नेक वैनम का मतलब है जिसमें हम, जैसे अगर कोई किसी को सांप काट लेता है तो सांप के जहर से ही वो सही हो पाता है, तो उसको बोलते हैं स्नेक वैनम। अब आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन जैसे होता है और इम्यूनाइजेशन मैंने बता दिया, इसको मैं रीड आउट कर रही हूँ एनसीईआरटी से।
द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो प्रिंसिपल यानी कि यूज़ है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का, हमारी मेमोरी के ऊपर। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ द एंटीजन प्रोटीन ऑफ द पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड। इन्होंने कहने का मतलब है जो पैथोजन डिजीज कॉजिंग वाले ऑर्गेनिज्म है उन्हें इनएक्टिव या फिर वीक बनाया जाता है और जब जाके इंट्रोड्यूस किया जाता है अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो फाइट करेंगे, है ना। कहने का मतलब है जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें इनएक्टिव बनाया जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिजीज़ कॉज ना कर सके। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन अगेंस्ट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरीज बी एन अ टी सेल। जनरेट मेमोरी बी और टी सेल होते हैं दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड वेन एवर इन्वेडर विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। If a person is infectious with some deadly microbes to which quick immune response is required, such as tetanus, जैसे क्विक हमें एकदम चाहिए होता है वरना तो इंसान मर जाएगा, तो ऐसे स्नेक वैनम होता है, स्नेक बाइट पे भी ऐसे होता है और एक टेटेनस के केस में भी हमें प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज गिवन करनी पड़ती है। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल हुआ? एक्टिव की पैसिव, ये पैसिव का एग्जांपल हुआ। ठीक है, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज एंड द एंटीटॉक्सिन वगैरह। देखो जो स्नेक की बाइट होता है वो टॉक्सिन सिक्रीट करता है, जहर, तो उसके अगेंस्ट हमें एंटीटॉक्सिन देते हैं, उसके अगेंस्ट, एंटी का मतलब अगेंस्ट। अ प्रिपरेशन कंटेनिंग द एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। ठीक है, अब इसके बाद इवन इन केस ऑफ द स्नेक बाइट आ गया ना यहाँ पे, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन अ प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वैनम। वैनम का मतलब वही जैसे जहर। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज नोन एज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल आ गया ना, टेटेनस और स्नेक बाइट पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया। आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन द बैक्टीरिया और यीस्ट एंड vaccine produce this approach allow a large scale production and hence a greater availability for immunization like hepatitis B vaccine produced from the yeast। वही कहाँ से सिक्रीट होती है? जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है यीस्ट से, याद रखना। अब एलर्जी क्या होता है? देखो, when you have gone to a new place suddenly you start sneezing, छींक आ जाती है जब तो हम कहीं पे भी बाहर जाते हो, है ना। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिट नहीं होती वहाँ के नेचर को, मतलब एक तरीके से सर्वाइव करने की। अब है द एक्सएग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज एलर्जी। उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। एक्सएग्रेटेड जो रिस्पॉन्स होता है ना इम्यून सिस्टम का, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी के अगेंस्ट होता है और वो कहीं ना कहीं हमें खुजली करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। एलर्जी हमारे बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, जैसे कि कॉमन सिम्टम्स और एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर डस्ट से भी हो सकती है, पोलन ग्रेन से भी हो सकती है, एनिमल डैंडर्स से भी हो सकती है। सिम्टम्स क्या हो सकता है? हमें छींक आ सकती है, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है और मास सेल में प्रॉब्लम हो सकती है ना। कहने का मतलब है अगर किसी ने पूछा एलर्जिक जो एलर्जी होती है वो कौन सी सेल से फैलती है, वो कौन सी ऐसी सेल है जो एलर्जी कोज करती है, तो मास्ट सेल। कौन सी होती है? मास्ट सेल होती है जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी एस्थमिक डिजीज़ भी, एस्थमा जो होता है जिसको, वो हमारी एलर्जी की ही डिजीज़ होती है। अब बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इन्वॉल्व इन द हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि पैथोजन वगैरह हो गए, फ्रॉम द सेल्फ डिफेंस बचने के लिए। When we still don't understand on the basis of ये ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? जब हमारी कभी कभी क्या होता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, अननोन रीजन्स की वजह से हमारी जो बॉडी होती है अटैक सेल्फ सेल, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को मारना शुरू करते हैं। दिस रिजल्ट इन द डैमेज इन द बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाएगा और वो डिजीज़ क्या कहलाएंगी? ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो का मतलब सेल्फ होने वाली डिजीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। फॉर एग्जांपल गठियाबाई का नाम सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज़ के साइड में लिखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड विच अफेक्ट मैनी पीपल इन आर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज़। किसी ने पूछा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, गठियाबाई होती है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो आप कहोगे ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी क्या है? द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, कुछ टिश्यूज़, कुछ सेल्स एंड सम सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रेजेंट होती है।
As you have read, the immune system is a unique in the sense and that it is recognized foreign antigen response to these and remember them. ठीक है. अब immune system also plays an important role in the allergic reaction, autoimmune system and organ transplantation. सब चीज़ों में कहीं ना कहीं immune system और immunity की requirement तो होती ही होती है. अब बात आती है lymphoid organs क्या होते हैं. लिम्फॉइड ऑर्गन्स इसी चीज़ के अंदर आते हैं ना, हमारे इम्यून सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, तो ये चीज़ पढ़नी है. दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स अकर. जहाँ पे किसी चीज़ का ओरिजिन या और फिर ओरिजिन जहाँ से जन्मा है, फिर मैच्योर हुआ है, फिर प्रोलिफरेट ऑफ लिम्फोसाइट यानी कि WBCs अपने उसमें ग्रोथ हुई है. एंड ये हमारे दो टाइप का होता है लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर हमारा क्या है, बोन मैरो या फिर थाइमस. वी हैव द मैच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट. क्या होती है, जो मैच्योर लिम्फोसाइट होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है. ये देखो, ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर दिखा रखा है. ऐसे हमारी बॉडी के अंदर पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है. ये इसके अंदर लिम्फ नोड्स, थाइमस और लिम्फेटिक वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती है. ऐसे ही फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, क्योंकि आपको पता है हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होंगे जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहे होंगे. ठीक है. अब देखो इसके बाद कि इन द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, आफ्टर मैच्योरेशन होने के बाद जो लिम्फोसाइट होते हैं वो मूव करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, जैसे कि लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो कोई भी काम नहीं करता है, मतलब काम नहीं करता बट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. The secondary lymphoid organ provide the site of the interaction of the lymphocyte with the antigen and then proliferate to become a effector cell. The location of various lymphoid organ in the human body ये आपको given ही है यहाँ पे. ठीक है, मैंने दिखा दिया. इसके बाद बोन मैरो क्या है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है. प्राइमरी में इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस. कहाँ लिम्फोसाइट्स बनती हैं, बोन मैरो के अंदर. एंड अब थाइमस क्या है, लोब्ड स्ट्रक्चर होता है नियर द हार्ट. थाइमस ब्रेस्ट बोन के यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ तो ये बहुत बड़ा होता है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द टाइम ऑफ बर्थ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये एज के अकॉर्डिंग छोटा होता चला जाता है. कहने का मतलब है कोई तो चीज़ एज के अकॉर्डिंग हमारी बढ़ जाता है, कोई तो चीज़ हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ती है, लेकिन ये हमारी कम होती चली जाती है. ऐसे स्प्लीन होती है. स्प्लीन को क्या बोलते हैं, लार्ज रिजर्वायर ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. एंड द लिम्फेटिक नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं लोकेटेड एट अ डिफरेंट पॉइंट, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन which happen to get in the lymph and tissue fluid. एंटीजन ट्रैप्ड एंटीजन जो बाहर से आने वाले होते हैं जो डिजीज़ कोज करता है वो इन लिम्फ नोड्स, जो ये हमारे बॉल से जैसे स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर जाके सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जाके मतलब एक तरीके से ट्रैप हो जाते हैं. एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉजिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. वहीं पे इम्यून रिस्पॉन्स फिर कॉज होता है. अब ये बात इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ अ लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द, ये हमारा जो ट्रैक होते हैं रेस्पायरेटरी, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, जैसे कि यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्स वगैरह हो गए, है ना. इसके अंदर आता है, इसको बोलते हैं मॉल्ट, MALT मॉल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. and it constitute about 50% of the lymphoid tissue in the human body. क्या इसके अंदर कितना प्रेजेंट होता है लिम्फोइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी के अंदर, 50% के करीब करीब. इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. अब बात आती है हमारी एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसकी फुल फॉर्म है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज. देखो इसका मतलब क्या है, this means the deficiency of an immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating this is not an congenital disease. congenital disease वो disease जो जन्म से होती है. एड्स हमारी congenital disease नहीं है. syndrome means a group of symptoms. AIDS was first time reported in the 1981 में देखा गया. 25 years or so, इतनी पुराने हो गया. spread all over the वर्ल्ड और किलिंग कम से कम, जब ये सबसे पहले आया था तो 25 मिलियन पीपल्स को कम से कम इसने मारा था. ये कैसा है, ये वायरस से होने वाला होता है. एड्स इन द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू जो होती है डिजीज उसको बोलते हैं एड्स.
एंड ये कौन से वायरस की वजह से होती है, रेट्रोवायरस की वजह से होती है। अब देखेंगे ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या कर देता है कि हम सही नहीं रहते और हम मर ही जाते हैं एड्स के तो जो पर्सन होते हैं which have an enclosing the RNA genome transmitting of the HIV virus generally occur in the sexually contact के थ्रू हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या फिर कंटामिनेशन के थ्रू, या फिर ब्लड प्रोडक्ट हमारे कंटामिनेटेड हो। ये फैलता कैसे वो चीज़ बता रही हूँ, या फिर शेयरिंग, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं निडल्स को तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं जब किसी के एक के लग जाती है। कई बार ऐसा होता है क्या पता उससे ही लगा दिया हो। क्यों तोड़ के फेंकते हैं वो, इसका रीज़न यही है क्या पता किसी पेशेंट को एड्स हो, इस तरह की बीमारियों है ना। सो द पीपल हु आर इन रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्टेड डिजीज इंडिविजुअल्स हु हैव सेक्सुअली पार्टनर एंड ड्रग एडिक्ट एंड हु हैव ड्रग इंटरवेनसली, जल्दी ले रहे हो, हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द चिल्ड्रन बोर्न टू द HIV मदर। अब यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे है, ये क्या करता है। देखो हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर के जो सेल हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA प्रेजेंट होता है। अगर किसी को ये डिजीज़ है तो DNA से RNA कन्वर्ट कर देता है। ये वायरस कौन सा, HIV वायरल कोड प्रोटीन हो गया, वायरल RNA कोड दिखा रखा है। वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, ये सेल दिखा रखी है, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया नॉर्मल सेल को। अब क्या करा, नॉर्मल सेल के अंदर क्या करा, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू वायरल DNA बन जाता है और फिर उससे वायरल RNA बनता है ना। DNA से RNA कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं उसको, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। फिर फाइनली वो और सेल्स को ऐसे करता है और वो अपना एक तरीके से जो वायरस का RNA होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है हमारे DNA को नॉर्मल सेल के, और ऐसे ये फैलता चला जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी आता है तो आपको इसको एक बार हैंड से मतलब हाथ से बना के ड्रॉ करो, कम से कम दो बार, इसके ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद क्या है, ये आपका लिखा है फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV और AIDS इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट इज स्प्रेड ओनली थ्रू द ब्लड फ्लूइड, ओनली थ्रू ब्लड फ्लूइड के थ्रू फैलता है, टचिंग वगैरह से नहीं फैलता, है ना। तो ये सब कुछ इन्होंने दे रखे हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके जो एड्स होती है, एड्स का फर्स्ट सिम्टम ही हमें 5 से 10 साल के बीच में दिखाई देता है, यानी कि इनिशियल स्टेज हमें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और हम नहीं पता कर पाते कि एड्स क्या होगी। जैसे कैंसर की स्टेज हमें लास्ट में पता चलती है, ऐसे ही एड्स की भी हमें लास्ट में पता चलती है। अब आपका ये पेज नंबर यहाँ पे ये मेंशन है, पेज नंबर 156, ठीक है। इसको आपको रीड आउट करना है, इससे पहले 154 155 भी रीड आउट करना है, उससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।